Good evening, everybody. हेलो परमेश, सिद्धू, आदेश, जरा कंफर्म करना भाई, साउंड वगैरह ठीक आ रही है? ओके, आ जाओ भी, आ जाओ। आज हमें आज हमें दो बातें कवर करनी है। सिर्फ दो बातें। यस आदेश, हाय, अनंत त्यागी, आ जाओ भी, आ जाओ। जानवी, हेलो, हेलो जानवी, गुड इवनिंग। सिद्धू, जरा साउंड कंफर्म कर देना बच्चों। अपने पास 1 घंटे का स्लॉट है, इसका मैक्सिमम यूज किया करना है हमें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज हो सके। प्रखर, आप ही बता दो साउंड आ रहा है क्या? हेलो बच्चों, कंफर्म करना। साउंड ओके? चलिए, साउंड ओके, सब कुछ ओके। साउंड का इंतजार था। कल की क्लास में जो हम लोगों ने कल का जो सेशन रखा था लाइव का, उसमें हमने दो बातें, सिर्फ दो क्वेश्चन किया था। बेसिक रेसिडेंशियल स्टेटस से, रेसिडेंशियल स्टेटस से मई 19 के दो क्वेश्चन किए थे, ओल्ड और न्यू वाले। आज हम लोग करेंगे नवंबर 18 के दो क्वेश्चन, ओल्ड सिलेबस यानी ओल्ड वाला जो आईपीसीसी है, एंड न्यू वाला जो आपका इंटरमीडिएट है। तो आज के हम लोग कवरेज में ये दो एग्जाम के क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। क्यों सर, आप रेसिडेंशियल स्टेटस पर इतना स्ट्रेस क्यों दे रहे हो? क्योंकि मेरे बच्चे, पेपर कोई भी हो, किसी भी अटेम्प्ट का हो, रेसिडेंशियल स्टेटस जो बेसिक है, जो कि सेक्शन 3 से लेकर के 9 तक आप लोग पढ़ते हो, ये जो एरिया है, ये आपको इंश्योर करता है एग्जाम में 10 नंबर देने के लिए, 10 मार्क्स की गारंटी बताता है। ये सेक्शन 3 to 9 इंश्योर करता है कि आपको 10 नंबर तो मिलने ही मिलने हैं। तो बताओ, भला हम 60 नंबर के इनकम टैक्स के पेपर में 10 नंबर यानी 1/6 करीब करीब समझ लीजिए कि हम लोग 10 नंबर का जो कवरेज है उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं लाइटली और कैसे ले सकते हैं लाइटली। ठीक है, तो आज हम करेंगे नवंबर 18। और एक छोटी सी बात आपको हम आज आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि वाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। वाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपके साथ मैं दो बातें जरूर शेयर करूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस से रिलेटेड दो बातें आज की कवरेज में आएंगी। ठीक है, नाउ मूव ऑन। मई
19 के ठीक पहले वाला एग्जाम था नवंबर 18, और नवंबर 18 में एक ये 6 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और बहुत छोटा सा है। 1 2 3 बातें इसमें दी गई हैं, 1 2 3 3 बातें दी गई हैं, 3 इनकम 6 मार्क्स। बताओ इतने सॉफ्ट टारगेट को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं। फॉलोइंग इनकम्स आर डेराइव्ड बाय मिस्टर कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार की ये इनकम है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 2020 31st March. It means your financial year is 1920. Okay, 1920 1920। इस कृष्ण कुमार की 3 इनकम है, और वो तीनों इनकम पे आप ध्यान दें। पहली इनकम है पेंशन, दूसरी इनकम है एग्रीकल्चरल, और तीसरी इनकम है रेंटल। पेंशन, एग्रीकल्चरल, रेंटल। अब हमें ये जज करना है कि कृष्ण कुमार की पेंशन की इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, रेंट की इनकम उसकी टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी या छोड़ी जाएगी। अगर उसका स्टेटस ये है तो क्या होगा, वो है वैसा है तो क्या होगा, ऐसा है तो क्या होगा, यानी OR, NOR, NR। कृष्ण कह रहे हैं कि भाई मैं OR हूं, मेरी इस 3 इनकम में से कौन सी इनकम मेरी टोटल इनकम में जोड़ोगे जरा बता दो। फिर कृष्ण ये कह रहे हैं नहीं जी, अगर मैं NOR हूं तो क्या होगा और NR हूं तो क्या होगा। ये 3 बातें बतानी, अपने को 6 नंबर अपने इंस्टीट्यूट से ले लेने हैं। इंस्टीट्यूट नंबर देने के लिए तैयार बैठा है, लेने वाला चाहिए। आपकी अच्छी प्रैक्टिस, अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छी क्लैरिटी है, आपके नंबर आपके हाथ में आ जाएंगे। राइट? ऐसा इंस्टीट्यूट ने कभी नहीं पूछा जो सिलेबस से बाहर हो। नॉर्मली बहुत एक्सेप्शनल केस में 1-2 नंबर का हो जाए तो हो जाए। आपसे वही पूछा जाता है जो आपको पढ़ने दिया जाता है, और जो पढ़ने दिया जाता है वही हम पढ़ाते हैं, और जो हम पढ़ाते हैं वहीं से पेपर आता है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम होल्ड नहीं कर पाते, उसको प्रॉपर प्रैक्टिस में नहीं रख पाते। यहाँ आकर के हमारे से परेशानी आती है। आइए बच्चे, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कृष्ण कुमार कह रहा है, कृष्ण कुमार कह रहा है कि डिस्कस करो टैक्सेबिलिटी के बारे में। एबव आइटम वेयर द असेसी, जहां पर असेसी यानी कृष्ण कुमार रेसिडेंट है तो क्या होगा, नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा। अब आप बोलोगे सर ये तो रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दिया है, लेकिन कृष्ण कुमार इंडिविजुअल है, तो आप ये मान के चलो कि अगर वो रेसिडेंट है तो इसका मतलब वो OR भी इसमें कवर्ड है और NOR भी कवर्ड है। यानी आपसे देखो, इंस्टीट्यूट कई बार इतना स्मार्ट मूव लेती है, आपसे वो कह रही है कि रेसिडेंट के लिए बताओ, आप नॉन रेसिडेंट के लिए बताओ, लेकिन इनफैक्ट आपसे वो पूछ रही है OR, NOR एंड NR के लिए बताओ। 1 2 3 1 2 3 आपसे वो तीनों पूछ रही है, 1 2 3। राइट? ये तीनों चीज आपसे पूछ रही है। छोटा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का आया हुआ है, नवंबर 18 में न्यू सिलेबस में आया हुआ है। और इसको हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली। ठीक है, आपको इतना तो पता ही है कि सेक्शन 5 जो आपका टोटल इनकम का है वो कहता है कि जो इनकम इंडिया में एक्रोराइज हुई है या डिम टू एक्रोराइज हुई है वो इनकम सबके लिए टैक्सेबल है। जो इनकम इंडिया में रिसीव्ड हुई है, डिम टू भी रिसीव्ड है, वो सबके लिए टैक्सेबल है। लेकिन जो इनकम इंडिया के बाहर एक्रोराइज हुई है, इंडिया के बाहर रिसीव्ड हुई है, वो हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए सी कैटेगरी कहते हैं। लॉ में ऐसा कहीं नहीं लिखा कैटेगरी ABC, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको सी कैटेगरी कहते हैं। और सी कैटेगरी की इनकम है तो OR में फुल्ली टैक्सेबल, NR में नथिंग टैक्सेबल, एंड NOR में ओनली वन situation is taxable where the income is under the head PGBP, whether it is business or profession which control and setup is in India। यही सेक्शन 5 कहता है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को आंसर करेंगे, सबसे पहले फटाफट एज पर सेक्शन 5 the income which is accrued or arise or deemed to accrue arise in India, okay, shall be chargeable to tax irrespective of the residential status of the assessee. And similarly, income received or deemed to be received in India is taxable to all category of residential status. But in case of C category income, it is taxable fully in OR, nothing in NR, and subject to condition in NOR। तो ये बात लिख करके हम आगे बढ़ते हैं।
आइए आइए इसको चेक करते हैं ये है क्या। हमसे पूछा जा रहा है टैक्स ट्रीटमेंट, डिस्कस टैक्सेबिलिटी। ठीक है, तो टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ इनकम्स in the hands of Mr. कृष्णकांत ही नाम है ना, यार मैं नाम भूल जाता हूँ एस चीज का। कृष्ण कुमार, नॉट कांत, कृष्ण कुमार फॉर दी असेसमेंट ईयर 2020-21। लो जी, ये आपका टाइटल बन गया, 1 2 3 कॉलम बन गए। ठीक है, पहले कॉलम में हम रखेंगे OR, दूसरे में NOR, तीसरे में NR, और पहला कॉलम हम बना लेंगे पर्टिकुलर्स का। और अब आते हैं हम लोग इनकम की बात करते हैं। नंबर 1, आइए इनकम को पढ़ते हैं। क्या है वो इनकम, अब उसे पढ़ने की जरूरत है। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। जरा बताना मेरे बच्चे, पेंशन जब आप रिसीव करोगे यूएस की गवर्नमेंट से तो आपने जॉब कहाँ की होगी? सर यूएस में। ओके, सर्विस कहाँ प्रोवाइड की होगी एज ए एम्प्लॉय? सर यूएस में। तो आपकी इनकम एक्रूअराइज कहाँ हुई होगी? यूएस में। रिटायरमेंट कहां से हुई होगी? सर यूएस से। ओके, और आफ्टर द रिटायरमेंट अब आप पेंशन ले रहे हो यूएस की कंपनी से? जी सर। तो पेंशन आप कहां ले रहे हो? आप पेंशन कहीं भी लो, shall be deemed to accruarize in India because pension is given against of the past performance made by you, past services rendered by you to the employer। ठीक है, और अगर वो यूएस में है, तो इनकम आपका एक्रूअराइज हुआ यूएस में। रिसीप्ट कहां हुआ सर? तो रिसीप्ट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं इसने, यहां रिसीप्ट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। पेंशन रिसीप्ट फ्रॉम द यूएस गवर्नमेंट। अब यूएस गवर्नमेंट से आप पेंशन ले रहे हो तो क्या मान के चलोगे आप? सर हम ये मानेंगे कि यूएस का पेंशन हम यूएस में ही ले रहे हैं। तो इनकम इज कंप्लीटली बिलोंगिंग टू कैटेगरी सी वेयर द इनकम इज एक्रूअराइज और रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। तो इस सिचुएशन में किसको टैक्स करोगे? आंसर करो फटाफट। श्रुति, अर्स, बताओ बच्चे, फटाफट बताओ। यूएस की गवर्नमेंट से अगर आपने पेंशन लिया है तो ये कहां टैक्सेबल होगा? ओआर में, एनओआर में, एनआर में, तीनों में, फर्स्ट 2 में, लास्ट 2 में, या फर्स्ट एंड लास्ट में? क्या होना है? ठीक है, बताइए। ओके, सी कैटेगरी की इनकम है तो सर ये सिर्फ ओआर में टैक्स होगी। गुड, आओ जी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता क्योंकि इसमें काफी कुछ आपका बनाया हुआ है, समझा हुआ है। मैं तो सिर्फ पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूएस गवर्नमेंट, सो द इनकम इज, कहते हैं ना कि सैलरी इनकम या जो भी है पेंशन इनकम accrued or arise, accrued oblique arised outside India, outside India, outside India। तो कितना टैक्स करें? यह है कितनी इनकम? सर ये है 3,20,000, 3,20,000। सिर्फ ओआर में टैक्स करो,
क्यों सर, एनओआर में क्यों ना करूं? क्या ये सी कैटेगरी की इनकम एनओआर में, तब जब हम टैक्स करते हैं तो क्या देखते हैं सर, हम ये देखते हैं कि वो बिजनेस और प्रोफेशन की हो। क्या ये बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है? नहीं, नहीं टैक्स करेंगे। क्या सी कैटेगरी की इनकम एनआर में टैक्स होती है? सर कभी नहीं होती, नहीं टैक्स करेंगे। चलो जी, सिंपल मूव आपका, इसमें ज़्यादा ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। नंबर टू इनकम, नंबर टू इनकम एग्रीकल्चर इनकम है। और एग्रीकल्चर इनकम आपकी कहाँ हो रही है? आइए देखिए, एग्रीकल्चर इनकम है उस जमीन से जो जमीन मलेशिया में है। अब आप ही बताओ, नाउ यू टेल मी योर ऑन, कि इफ द लैंड इज सिचुएटेड इन मलेशिया एंड यू आर जनरेटिंग एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम मलेशिया, तो वेयर दैट इनकम हैज अराइज्ड? सर दिस इज accrued or arise in Malaysia itself. Okay, so it is of C category. C कैटेगरी इनकम वहाँ हुई है आपकी, तो इनकम आपकी रिसीव भी वहीं हुई होगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम इज रिसीव्ड इन इंडिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये भी सी कैटेगरी की इनकम है, और ये सी कैटेगरी की इनकम आपकी जो है टैक्स कहाँ होगी? तो ये सी कैटेगरी की इनकम टैक्स होगी सिर्फ और सिर्फ ओआर में। सर एनओआर में कर लो? जी नहीं, हम इसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई इसमें कोई शक नहीं है कि एग्रीकल्चर एक बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस का कंट्रोल सेटअप इंडिया में, ये बात कहाँ लिखी हुई है? तो एनआर में तो आप टैक्स करोगे नहीं, एनआर में, एनओआर में करोगे नहीं, और एनआर में तो होती ही नहीं। चलिए आइए लिखते हैं इसको। सेकंड, एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड इन मलेशिया। ठीक है, ये इनकम कितनी है? 2,70,000। ठीक है, ये अब्रॉड वाली इनकम है, ये 2,70,000। यहाँ टैक्स नहीं करना, यहाँ टैक्स नहीं करना। लास्ट एंड थर्ड एंड लास्ट, तीसरा नंबर, तीसरी इनकम। तीसरी इनकम आपकी रेंटल की इनकम है, और उस रेंटल की इनकम भी मोरलेस उसकी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। सर रेंट है, रिसीव्ड है, किससे रिसीव, कहाँ किस चीज़ का रिसीव है? सर फ्रॉम लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी। मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी थी, मैंने उसको लेट आउट किया, लेट आउट किया तो मैंने किराया रिसीव किया। ओके, कहाँ रिसीव किया? सर जहां मकान होगा वहीं किराया रिसीव करेंगे। तो आपका मकान कहाँ है? सर हमारा मकान कोलंबो में है। अब कोलंबो कहाँ है? सर वो श्रीलंका में है। ओके, यानी दैट इनकम ऑल्सो एक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया। और जब आउटसाइड इंडिया एक्रूड अराइज हो गया, मतलब समझ रहे हो आप, सी कैटेगरी की हो गई इनकम। अब सी कैटेगरी की इनकम फिर एक बार टैक्स होगी सिर्फ ओआर के केस में। रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन श्रीलंका। श्रीलंका कितने का किराया है? ये 4,20,000। कितना है देखिए, हाउ मच इट इज? 420। तो सर जब हम हाउस प्रॉपर्टी की कोई भी इनकम होती है तो उसमें हमें हाउस प्रॉपर्टी में 30% की डिडक्शन मिलती है। कल वाली क्लास में मैंने 30% का डिडक्शन करवाया था। जिन बच्चों ने हाउस प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी उसके लिए मैं बता दूं, अगर आप किसी प्रॉपर्टी से कोई इनकम लेते हो तो उस प्रॉपर्टी के में होने वाले खर्चे को भी तो लेस करना पड़ेगा। तो हमारा जो लॉ कहता है कि हम एक्चुअल खर्चे नहीं देखेंगे कि आपका खर्च कितना हुआ, हम तो ये देखेंगे कि जितने आपकी जो आपकी इनकम आ रही है उसका हम 30% लेस कर देंगे। बाकी ये बहुत लूज लैंग्वेज है, इस लूज लैंग्वेज को आप सच मत मानना। जब हाउस प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे तो वहाँ टेक्निकली पता चलेगा, जीएबी, एनएबी, वो वहाँ की बातें हैं। लेकिन अभी आप यही समझ लो कि हमने ये माना है कि ये 4,20,000 रुपये जो आपकी रेंटल इनकम आ रही है कोलंबो की प्रॉपर्टी से, ये बिना खर्चा लेस किए हुए है। और अगर ये लिखा होता है इसमें कि नेट टैक्सेबल इनकम रिसीट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तब मैं इसको नेट मानता, कोई डिडक्शन नहीं देता। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमें डिडक्शन देने की आवश्यकता है। तो 4,20,000 है, अब 4,20,000 में आप 30% डिडक्शन दे के चलोगे तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 4,20,000 माइनस 30% ऑफ 4,20,000। अब ये कितना आएगा देख लो, और ये सिर्फ और टैक्सेबल होगा तो सिर्फ ओआर के लिए होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेट आउट करना हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, बिजनेस की इनकम है नहीं, एनओआर में होगा नहीं, और एनआर में सी कैटेगरी की इनकम टैक्स होती नहीं। अजीब सी बात इसमें सिर्फ ये नजर आ रही है मुझे इसमें। अच्छा जी, ये तो काफ़ी बच्चे कुछ पूछ रहे थे, मैं तो देख ही नहीं पाया, एक ही जगह फंसा हुआ था।
ठीक है, ओके, ठीक है। तो 4,20,000 में से आप इसको लेस करें, लेस करने के बाद आएगा 294,000, 294,000। अब आप तीनों को जोड़ दें, जोड़ने पे आएगा 884,000। तो सर इनका क्या होगा, बाकी दो का? बाकी दो की कोई भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। सर क्यों? देखो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो भी कह लो आप, तीनों की तीनों इनकम अब्रॉड में एक्रोराइज हुई, अब्रॉड में ही रिसीव्ड हुई। ये सी कैटेगरी की इनकम है। अब सी कैटेगरी की इनकम नॉन रेसिडेंट में टैक्स होती नहीं, इसलिए मेरे बच्चों ध्यान से देखो, नोट नथिंग टैक्सेबल, नथिंग टैक्सेबल, नथिंग टैक्सेबल। ठीक है सर, ये तो ओके है। सर एनओआर में आपने क्यों नहीं टैक्स किया? अब बताओ, पेंशन की इनकम क्या बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम है? नहीं। तो एनओआर में तो सी कैटेगरी की एक ही इनकम टैक्स होती है जिसका नाम है प्रोफेशन और बिजनेस की इनकम, जिसका कंट्रोल सेटअप इंडिया में है। तो ये बिजनेस की इनकम ही नहीं है, इसलिए टैक्स नहीं हुआ। एग्रीकल्चर इनकम, सर एग्रीकल्चर इनकम तो बिजनेस इनकम है। अरे हाँ भाई है, लेकिन कंट्रोल इंडिया में है, ये कहाँ लिखा हुआ है? सर हम एज्यूम कर लेते हैं। नहीं यार, ऐसे एज्यूम करोगे तो फिर तो तुम क्या करोगे कि डोनाल्ड ट्रंप की भी इनकम को इंडिया में एज्यूम कर लोगे। ऐसे नहीं, एज्यूम का कोई बेस होना चाहिए, राइट? कुछ ना सर, देखो इसका नाम जो है कृष्ण कुमार है, इंडियन है, तो सर इंडिया में हम रिसीव एज्यूम कर लें? जी नहीं, ऐसा कुछ मत करो। एग्रीकल्चरल इनकम लैंड से अटैच्ड इनकम होती है, एंड योर लैंड इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन मलेशिया, तो मेरे बच्चे उसको इंडिया में रिसीव हुआ, ये कैसे आप मान सकते हो? तो आपके लिए सेफ यही है कि सर वो बाहर ही रिसीव हुआ है। सी कैटेगरी कंट्रोल इंडिया में है नहीं, ये भी नहीं टैक्सेबल होगा। और रेंटल इनकम जब प्रॉपर्टी श्रीलंका में है तो इनकम एक्रूअराइज एंड रिसीव्ड इन श्रीलंका, सो नथिंग टैक्सेबल हियर इन इंडिया। सो व्हाट इज पिक्यूलियर एंड व्हाट इज यूनिक विद दिस क्वेश्चन, ऑल इनकम्स आर of category C and only OR is taxable. I think you got it now. समझ में आया? Yes, परमेश, सिद्धू। यार ये रन क्यों नहीं हो रहा है, रुका हुआ है, क्या है ये? 5357। आप लोग की चैटिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पर। 5:07 के बाद तो कोई चैटिंग ही नहीं है। अब मैं 27 मिनट पहुंचा हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस? यस, अब फ्रेश हुआ ये। हाँ यस समर्थ, क्या कह रहे हो? सर पेंशन में से स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 देना होगा कि नहीं? मेरे बच्चों सच बताऊं तो अभी मैं देख पाया हूँ, ये शायद रिफ्रेश करना जरूरी था, इसका रिफ्रेश नहीं हुआ था, इस बीच में कॉल आ गई थी, उसकी वजह से रिफ्रेश शायद रुक गया था। यस यस यस, नाउ मूवमेंट इज प्रॉपर। हाँ, आप पूछ रहे थे समर्थ कि सर इस पेंशन में से 50,000 रुपये की डिडक्शन दी जा सकती है कि नहीं? देखो, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, देना चाहो तो दे सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, इसमें दे सकते हो, एजुम्सन की बात है, ओके। और सर इंडियन इनकम आर ऑलवेज टैक्सेबल फॉर ROR। हाँ भाई मधुसूदन, ये बात हमने कई बार कर ली है कि जो इंडियन इनकम होती है, जो इंडिया में इनकम है, या तो वो इंडिया में या तो रिसीव हुई होगी या नहीं रिसीव हुई होगी, तो कम से कम एक्रूअराइज तो हुई होगी। और इनकम अगर रिसीव हो या एक्रूअराइज हो तो वो ऑलवेज टैक्सेबल है, सबके लिए टैक्सेबल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो अगला क्वेश्चन है ये ओल्ड सिलेबस से है और ये 5 नंबर का आया था, ठीक है। सर आप तो कह रहे थे 10-10 नंबर का आ रहा है, तो 5-5 के न्यूमेरिकल आते हैं, कई बार 4 नंबर 5 नंबर की कोई थ्योरी आ जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन ही आ जाता है, ठीक है। हम आपकी सारी कवरेज करवाएंगे बेसिक में, क्योंकि ये 10 नंबर आपके पक्के हैं, और जो चीज़ पक्के हो उसमें तैयारी पक्की होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की जो सेक्शन 6 से रिलेटेड है, रेसिडेंशियल स्टेटस। और आप बड़े ध्यान से इसको रीड कीजिएगा। आज की टॉपिक भी मेरा यही है कि वाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ी देर बाद उसमें आता हूं। मिस्टर सूर्या, एक एन इंडियन सिटीजन, ट्रेवल्ड फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया। सूर्या जी हमारे इंडिया से बाहर अक्सर जाया करते हैं घूमने और बिजनेस के पर्पज से, फॉर हिज बिजनेस ट्रिप एज वेल एज फॉर आउटिंग्स।
ये मस्ती मौज के लिए भी जाते हैं, अपने व्यापार के लिए भी जाते हैं। सूर्य, मिस्टर सूर्य बाहर जाते रहते हैं। तो जो आदमी इंडिया से बाहर फ्रिक्वेंटली जाता होगा तो प्रीवियस ईयर के दौरान वो कुछ समय इंडिया में होता होगा, कुछ समय इंडिया के बाहर होता होगा। तो ऐसी सिचुएशन में उसकी इनकम निकालने से पहले हमें उसके स्टेटस के बारे में जानना जरूरी है, और स्टेटस डिपेंड्स ऑन द फैक्ट हाउ मेनी डेज ही वाज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर एज वेल एज इन द पास्ट ईयर। ओके, नाउ ही लेफ्ट इंडिया, वो भारत छोड़ के गया मुंबई से, मुंबई एयरपोर्ट से 15 मई 2019 को। 15 मई 2019 को। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है सर? हमारा प्रीवियस ईयर है 2019-20। बहुत बढ़िया। अब हमारे प्रीवियस ईयर में ये अप्रैल 19 में कहाँ था? अप्रैल 19 में सर, अप्रैल 19 में ये इंडिया में था। अप्रैल 19 में ये इंडिया में था। बढ़िया। मई 19 में कहाँ था सर? ये मई 19 में 15 तारीख को, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 15 मई 15 को ये भारत छोड़ के चला गया, यानी कि ये 15 दिन तक इंडिया में था जी। ये 15 डेज तक इंडिया में था। तो टोटल डेज इसके कितने हुए सर? अप्रैल के 30 डेज, और मई में सर, मई में सिर्फ 15 दिन। ये भाई साहब भारत में सिर्फ 45 दिन के लिए हैं, जो कि 60 दिन से कम है। ड्यूरिंग 1920 हिज प्रेजेंस इन इंडिया इज ओनली फॉर 45 डेज। सिर्फ 45 दिन ये भारत में है। बिल्कुल सही बात है सर। आगे बढ़ के देखते हैं। ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट ऑन 15 मई 19। ये कैसे पता चला सर? तो एज स्टाम्प्ड इन हिज पासपोर्ट, पासपोर्ट से पता चला उसके डिपार्चर की डेट। एंड ही हैज बीन इन इंडिया फॉर लेस देन 365 डेज ड्यूरिंग द 4 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर। यानी आपका जो प्रीवियस ईयर है 2019-20, उसके पहले वाले 4 वर्षों में ड्यूरिंग 4 years इमीडिएटली प्रेसिडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, ही वाज हियर इन इंडिया फॉर ए पीरियड लेस देन 365 डेज। 365 दिन से कम था वो, ठीक है। और 365 दिन से कम था वो, और वो 60 दिन से कम था ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर 1920। तो बताओ, इसने सेक्शन 6(1) की, सेक्शन 6(1) में जो कि बातें करता है बेसिक कंडीशन की, जो बेसिक कंडीशन की बातें करता है, जिसके 2 कंडीशन आप पढ़ते हैं, ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। पढ़ा ना आपने? आगे चल के अमेंडमेंट हो गया ये जो 182 है, नाउ इट हैज कन्वर्टेड इनटू 120, बट नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम। 120 इज एप्लीकेबल आफ्टर नवंबर एग्जाम। ओके, तो ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग विच पीरियड सर? ड्यूरिंग 2019-20। बहुत बढ़िया। बी कंडीशन क्या थी सर? हिज स्टे शुड बी इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर। कब सर? ड्यूरिंग 4 years। कौन से सर? इमीडिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। रेलिवेंट कौन सा है सर? 19-20। 19-20 से पहले चलते हैं 4 साल सर। 19-20 से अगर हम पहले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 18-19, 17-18, 16-17, 15-16, यानी 15-16 से लेकर 18-19 तक वो 365 दिन होना चाहिए। 365 डेज और मोर। कब से कब तक सर? ये 15, 16 टू 18, 19 तक हिज प्रेजेंस शुड बी देयर इन इंडिया। या तो ये कंडीशन पूरी हो गई, अगर सर ये कंडीशन पूरी हो गई तो हम उसे आर डिक्लेयर कर देंगे, आर रेसिडेंट। या अगर ये नहीं पूरी हुई, सेकेंड वाली पूरी हो गई, तो भी हम उसे आर डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तब हम उसे सर एनआर डिक्लेयर करेंगे। यही आपका लॉ है ना मेरे बच्चों। पर्पस क्या है? देखो, हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है। कोशिश ये है, क्वेश्चन अगर जिस लॉ से गाइडेड है मैं उसकी थोड़ी सी रिवीजन भी करवा दूं, बस, और कुछ नहीं। थोड़ा सा आपको कनेक्ट करवाने की मुझे जरूरत है।
अब बताओ, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था। क्वेश्चन ने कहा सर वो पिछले 4 वर्षों में 365 दिन से कम है। लो जी, अगर ऐसा है तो बी की कंडीशन पूरी नहीं हुई, नहीं हुई। अच्छा जी, और ये भी कहा इस क्वेश्चन में कि सर वो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर में जो है वो 60 दिन से कम है, जो कि हमें दिख भी रहा था 45 डेज। तो सर उसने तो पहली कंडीशन भी पूरी नहीं की, और जब उसने पहली कंडीशन भी पूरी नहीं की और दूसरी भी नहीं पूरी की, तो मेरे लिए डिसीजन आसान हो गया। सर वो नॉन रेसिडेंट है। कौन? सूर्या। सूर्या कब? सर 2019-20 में। 19-20 में सूर्या नॉन रेसिडेंट है। जी हाँ। तो आप क्या कहना चाहते हो? सर हम तो अब ये कहना चाहते हैं कि अगर सूर्या 19-20 में नॉन रेसिडेंट है तो सूर्या सिर्फ 2 ही इनकम पे इंडिया में टैक्स देगा, या ऐसा कहो कि उसकी 2 तरह की इनकम ही सूर्या के टोटल इनकम में जोड़ी जाएगी। पहला वो कौन सा? पहली इनकम कौन सी? सर पहली वो जो इंडिया में रिसीव्ड हुई है या डीम टू बी रिसीव्ड है, और दूसरी? सर दूसरी वो जो इंडिया में एक्रूअराइज या डीम टू एक्रूअराइज है। तीसरी? सर एनआर में तीसरी कोई इनकम नहीं होती, 2 ही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। ओके, तो ये सारी बातें थी। सर हाउ वी विल राइट इट? सर वेरी सिंपल। वैसे मैं कल वाली क्लास, आज वाली क्लास का आंसर, उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्लास के आधे घंटे बाद आप वहां पर ढूंढ लेना उसे। 2 क्वेश्चन पिछली क्लास में, 2 क्वेश्चन इस क्लास में हमने डिस्कस किया। डिस्कशन से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, रीडिंग अच्छी होती है आपकी, ठीक है? और इसका फुल फ्लेज आंसर भी आपको मिल जाएगा। तो सर एक बात बताइए कि एनआर की तो अब सिर्फ और सिर्फ एनआर के लिए तो कवरेज में सिर्फ 2 ही इनकम आएगी। हमारे अपनी लैंग्वेज में जो हम लोग यूज करते हैं ए और बी, रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, एक्रूअराइज और डीम टू एक्रूअराइज, सिर्फ 2 ही इनकम आएगी। जी हाँ। सर सी कैटेगरी इनकम बिल्कुल नहीं आएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक ठीक है? सर इसका स्टेटस नॉन रेसिडेंट है। बिल्कुल श्रुति, आपका कहना बिल्कुल सही है। परमेश त्यागी कह रहे हैं सर प्लीज सर फास्ट। बेटा मैं फास्ट भी हो जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है, फास्ट भी मैं हो सकता हूं, राइट? फास्ट होने में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर आप कहेंगे सर थोड़ा स्लो, तो भी दिक्कत है। हमें आप सबके साथ चलना है। अब आप में से कुछ फास्ट लोग हैं, कुछ स्लो हैं, कुछ कंफर्टेबल हैं, कुछ को लग रहा है यार बहुत धीरे चल रहा है, कुछ को लग रहा है यार ये भी तेज चल रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा सबको संतुष्ट रखूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6(1) की कोई कंडीशन पूरी नहीं की, नॉन रेसिडेंट हो गया। नॉन रेसिडेंट होने के बाद अब हम उसके बारे में आगे जानना चाहते हैं। पहले तो उसने ये कहा, किसने? सर क्वेश्चन ने। क्या? डिटरमाइन करो। क्या डिटरमाइन करो? रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सूर्या। हमने डिटरमाइन कर लिया, इसका आंसर है नॉन रेसिडेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपने स्टेटस क्लियर कर लिया है सूर्या का, तो फिर उसकी टोटल इनकम देखो। आदर्श कह रहे हैं सर स्पीड इज कंफर्टेबल सर, डू नॉट इंक्रीज इट। ओके, क्या है ये? अगादीप दास, मिस्टर दास पूछ रहे हैं सर जी एक क्वेरी है, अगर वर्ड डिपॉजिटेड दिया है देन क्या वो रिसीव्ड माना जाएगा? अरे कैसे माना जाएगा? जरा एक बात बता मिस्टर दास, माय डियर दास, एक बात बता। मैंने कहा रिसीव्ड का मतलब फर्स्ट टाइम रिसीव्ड, प्योरली फर्स्ट टाइम। इनकम आफ्टर एक्रूअल और after it has arisen, it means after it has already earned. first time income आपने अगर रिसीव किया इंडिया में, then it is first received in India, then it is received in India category A. But you are earning money outside India, you are depositing this money into a bank, later on you are transferring that money to India. Can you say this is received in India? My dear Das, hello Das, bata beta, can you say this is received in India? Hello? Because that money was already received outside India initially, later on it is transmitted to India. Okay, so deposited there in India is not received. हो सकता है
आप कुछ और पूछना चाह रहे हो तो मैं इसकी एक और बात बता दूं। सर हाउ आई विल अंडरस्टैंड द इनकम इज रिसीव्ड बाई मी? इनकम रिसीव कैसे कहते हैं? व्हाट इज रिसीव? रिसीव हेयर मीन्स कंट्रोल ओवर द इनकम. So how control? There may be two type of control: physical control and एक तो फिजिकल कंट्रोल हो गया और एक डीम्ड कंट्रोल. मतलब जैसे मान लिया जाए कि आपकी इनकम पहली बार मैं आपको आपके हाथ में दूं, दिस इज फिजिकल इनकम, फिजिकली रिसीव्ड बाय यू. या फिर मैं आपकी उस इनकम को आपके बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, बैंक में डिपॉजिट करवा दूं, इंडिया के बैंक में, इंडिया में, रिसीव्ड इन इंडिया. लेकिन इंडियन बैंक के बाहर करवाऊं तो रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. सो डिपॉजिटिंग मनी इनटू ए बैंक इज आल्सो रिसीव्ड बाय यू, बट वेयर द बैंक इज लोकेटेड, दैट इज इंपॉर्टेंट. If your bank is located outside India and you are depositing first time your money there, your income is first time deposited there, it means it is received there in that piece of land. Okay? तो ये डिपेंड करता है. क्या मैं क्लियर हूं? Am I clear? Am I clear? ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन? इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है पर एनओआर एनआर. ओके, अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करते हैं तो उस पर एटीसी की डिडक्शन मिलती है. वेयर एवर यू आर पेइंग योर प्रीमियम इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यू विल बी इंटाइटल्ड टू गेट डिडक्शन. सपोज सर मैं अमेरिका की मेरी इनकम है 5 लाख, अमेरिका मैंने 1 लाख रुपया इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. इंडिया में मेरी इनकम है 4 लाख, मैंने यहाँ पर भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया. और सर अमेरिकन इनकम इंडिया में टैक्सेबल है क्योंकि मेरा स्टेटस ओआर है. तो सर वो अमेरिकन इनकम इंडिया की इनकम में जोड़ी जा रही है. तो सर जब इनकम जोड़ी जा रही है तो वहां की जो प्रीमियम मैंने पे की उसकी डिडक्शन भी तो मिलनी चाहिए. बिल्कुल मिलेगी. ठीक है मिस्टर दास, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कैसा तो नहीं मैं कुछ और समझा या आप कुछ और समझे या मैं कुछ और बता गया या मैं बता ही नहीं पाया? क्लियर करो. अब आइए टोटल इनकम निकालो 2021 में. सूर्या की. सर डिविडेंड इनकम, डिविडेंड ओके, कितना? 20,000. रिसीव कहां से हुआ? सर ये रिसीव्ड हुआ है सैसिक लिमिटेड से. सैसी लिमिटेड से. कौन है सैसी लिमिटेड? सर ये स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है. ओके, विच वॉज ट्रांसफर्ड टू हिज स्विस बैंक अकाउंट. बताओ, स्विट्जरलैंड की कंपनी का डिविडेंड स्विट्जरलैंड में ही स्विस बैंक में ट्रांसफर हो गया. और सर ही हैड बोरोड मनी फ्रॉम मिस्टर सुंदरलाल, जो कि एक नॉन रेसिडेंट है इंडियन. सेक्शन 9 याद आ रहा है ना? अगर आप नॉन रेसिडेंट से मनी बोरो करते हैं एंड फॉर द अबव, देखो बोरो करने वाला सूर्या नॉन रेसिडेंट, सुंदरलाल से इसने बोरो किया, सुंदरलाल भी नॉन रेसिडेंट. तो नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट से बोरो किया, तो क्या ये इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल होगा? ये इंडिया में तभी टैक्सेबल होगा जब ये मनी इंडिया में बिजनेस में यूज होगी. मैंने आपको बताया होगा सेक्शन 9(1) रोमन 5 में. ओके, ए नॉन रेसिडेंट. ठीक है, फॉर द अबव मेंशन. इन्वेस्टमेंट उसने किया 2 अप्रैल में 2019 में. कहाँ इन्वेस्ट किया अभी तक पता नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोड मनी फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 इज 2500. चलो जी, अब एक बात बताओ, डिविडेंड, यहां 2 इनकम की बात हो रही है. एक डिविडेंड इनकम है स्विस बैंक से, accrue arise outside India and received outside India and it is a foreign company, it is C category income. ठीक है, C category income है, तो क्या ये नॉन रेसिडेंट को इंडिया में टैक्स होगी? सर नहीं होगी. नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? सर ये इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये इनकम स्विट्जरलैंड की कंपनी की डिविडेंड इनकम है, स्विस बैंक में जमा किया गया है. इनकम accrue arise outside India, received outside India, deposited outside India. ओके, तो दैट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया. तो सर सी कैटेगरी है. और हमारे सूर्या जी जो हैं, मिस्टर सूर्या नॉन रेसिडेंट है. नॉन रेसिडेंट की सी कैटेगरी की इनकम इंडिया की टोटल इनकम में शामिल नहीं होती. एक पॉइंट ये क्लियर हुआ. दूसरा, सर सूर्या भी नॉन रेसिडेंट और सुंदरलाल भी नॉन रेसिडेंट. सर सूर्या ने नॉन रेसिडेंट ने सुंदरलाल नॉन रेसिडेंट से बोरो किया. ठीक है, और बोरो करने के बाद फॉर द अबव मेंशन इन्वेस्टमेंट,
बोरो करके उसने पैसे किस में लगाए? सर उसने पैसे लगाए थे इन्वेस्टमेंट में। कौन सी इन्वेस्टमेंट में? सर वही इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टमेंट पर डिविडेंड इसे मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया। आइए जी एक बार फिर से देखते हैं। सूर्या ने सुंदरलाल से लोन लिया, फिर इस सूर्या ने सुंदरलाल से लोन लिया और फिर सूर्या ने उस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया स्विस बैंक में, स्विस सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां से इसको डिविडेंड मिला। डिविडेंड एक्रूअराइज इन स्विट्जरलैंड, सी कैटेगरी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं है। तो जब ये इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो उससे रिलेटेड जो लोन लिया गया है और उस लोन पे जो ब्याज है, इंटरेस्ट, वो इन्वेस्टमेंट हुई कहां? सर स्विट्जरलैंड में। तो नॉन रेसिडेंट से लोन ले, उसका इंटरेस्ट इंडिया में टैक्सेबल तभी होगा जब वो पैसा इंडिया के में बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया हो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, ये पैसा इंडिया में इन्वेस्ट हुआ ही नहीं है, ये पैसा इन्वेस्ट हुआ स्विट्जरलैंड में। तो ये इनकम इंडिया में टैक्स नहीं हो रही है बच्चे, ये इनकम इंडिया में टैक्स नहीं हो रही है। नॉन रेसिडेंट केस में टैक्सेबल नहीं होगा, इसका ट्रीटमेंट है नथिंग टैक्सेबल। अब आइए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ किस पर? सेल ऑफ शेयर्स पर। शेयर्स कहाँ के हैं? सर त्रेना लिमिटेड के, त्रेना इंडिया लिमिटेड के। कौन सी कंपनी है? सर ये इंडियन कंपनी है, वो भी लिस्टेड, यानी इंडियन कंपनी के शेयर्स को बेचने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। कितने का हुआ? सर अमाउंटिंग टू ₹35,000। तो एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास also, if the company is Indian, then wherever you are selling your shares of that Indian company, the income shall be deemed to accrue arise in India। तो ये इनकम आपकी टैक्सेबल होगी डीम टू एक्रू अराइज के नाम पे, मतलब कैटेगरी बी की इनकम हो जाती है। और अगर कैटेगरी बी की हो गई तो नॉन रेसिडेंट को भी इस पर टैक्स देना पड़ेगा। सर सेल प्रोसीड जो आया ना सर, वो हमने स्विस बैंक में जमा करवा दिया। फिर आप बात समझ नहीं रहे हो। अगर हम इस तरह से देखेंगे कि सर उसके जो पैसे आए थे शेयर्स को बेचने से, वो तो स्विट्जरलैंड के बैंक में जमा करवा दिया, ओके। और तो सर फिर ये इनकम जो है इंडिया में टैक्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेयर भी स्विट्जरलैंड के, सेल भी स्विट्जरलैंड में। अगर ऐसा है, कंपनी स्विट्जरलैंड की होती तब तो बात अलग है, क्योंकि बाहर की कंपनी, बाहर के शेयर्स बाहर बेचे गए, बाहर जमा हुए, सी कैटेगरी, सूर्या को टैक्स नहीं करते। लेकिन यहाँ कहानी ये है कि यहाँ पर हमारी कंपनी इंडियन है, और इंडियन कंपनी मतलब मुर्गी इंडिया की है, अंडे कहीं भी बेचो खरीदो, सेल बी डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ओके। तो सर ये टैक्सेबल होगा? जी हाँ, नॉन रेसिडेंट को टैक्सेबल होगा, बी कैटेगरी की इनकम है डीम्ड टू रिसीव्ड, ओके। तीसरा, सर इंटरेस्ट आ रहा है किस चीज पर? सर एफडी पर। एफडी कहाँ करवाई आपने? सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। स्टेट ऑफ इंडिया की लोकेशन क्या है? सर मुंबई, ओके। बैंक इज इन इंडिया, you are depositing your money and you are getting interest of ₹8,000 credited to his saving account. तो income is not only accrued in India but also received in India। तो ये एक कैटेगरी की इनकम है, ये भी टैक्सेबल होगा। तो सर इसका टोटल इनकम निकाले, है क्या टोटल इनकम में निकालने लायक? टोटल इनकम में निकालने लायक तो कुछ बचा ही नहीं। हमसे पूछा गया है, हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूट टोटल इनकम, तो हम लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सूर्या फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सूर्या नॉन रेसिडेंट आपको पता ही है। नंबर वन इनकम एक्रूड अराइज आउटसाइड इंडिया, even loan is taken by a non-resident and used by another non-resident and the money is used outside India, so it is not taxable in India, तो nothing taxable। नंबर टू में क्या था? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था ना, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो था वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि इंडियन कंपनी का था और उसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 35,000 का, और इंटरेस्ट भी आपका इंडिया में टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इनकम इंडिया में रिसीव्ड है, ओके। इंटरेस्ट ऑन एफडी
कितना 8,000 रुपया, सबको जोड़ा सर ये तो 43,000 आया, 43,000। तो चलो इसमें से डिडक्शन दे देते हैं, लेस डिडक्शन। सर डिडक्शन देंगे किस बात की? डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A देंगे ना, 80C से लेके 80U तक। तो सर ऐसी कोई डिडक्शन तो बनती नहीं, इसकी नहीं बनती तो कोई बात नहीं, नील कर देंगे। हमें तो टोटल इनकम निकालना था, इसलिए हमें GTI में से लेस करके दिखाना था। तो ये 43 का ये आंसर हो गया। इस पर आपको इंस्टीट्यूट, देखो ज़्यादा बड़ा नहीं आंसर, आपके सामने है। बातें हम लोग कई करते हैं, डिस्कस करते हैं, आपके सामने है। 3 एंट्री है और ये तीनों के आपके आंसर है। यस सिद्धू, इंटरेस्ट ऑन CD कम्युलेटिव डिपॉजिट अप टू 10,000, ये वो इंटरेस्ट नहीं है। अगर ये सेविंग बैंक होता, अगर ये सेविंग बैंक का इंटरेस्ट होता तो मैं 80 TTA में इसको 10,000 तक की डिडक्शन दे देता। लेकिन ये FD है, FD के इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आप लोगों को ध्यान रखिएगा। सेविंग अकाउंट में सिर्फ डिडक्शन है। सर FD में मिलती है सीनियर सिटीजन को 80 TTB में, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन है। आप लोग जब आगे जाएंगे चैप्टर 6A में तब आप उसे पढ़ेंगे। Interest exempt up to 10,000 is given to this solution. If it is given, where it is given? It is not given. Unless or until it is saving account, unless or until it is saving account, आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी, नहीं होगी डिडक्शन, कोई डिडक्शन नहीं है इसमें। ठीक है संजय, तरुण, डिडक्शन किस बात की चाहिए? दीपक, विशाल, किस बात की? ऐसा आपने इसमें क्या किया है? इंटरेस्ट FD का है, FD के इंटरेस्ट पे कोई डिडक्शन नहीं है, यही होती सेविंग अकाउंट। तो मैं 10,000 तक की डिडक्शन देता, यानी कि यहां पर 8,000 रुपये हम जोड़ लेते हैं और यहां पर हम फिर 8,000 रुपये लेस कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 10,000 तक डिडक्शन हो सकती है। हाँ ठीक है, मेरे बुक में क्वेश्चन होगा, मैंने कहा मना किया, मैं तो एग्जाम का क्वेश्चन है तो बुक में भी होगा, मैंने तो मना ही नहीं किया इसको। ठीक है, इसका आंसर 43,000 है। चलिए, और अब छोटी सी बात, 5, 7, 8, 10 मिनट बचे हैं मेरे पास। कल जैसे आज आपने नोट किया होगा, मैं कोशिश करूंगा, आज आपने देखा होगा कि जब क्लास स्टार्ट होने से पहले थंबनेल के ऊपर ये लिखा हुआ था कि आज की टॉपिक क्या कवर होनी है। वैसे हर क्लास की टॉपिक आपको पहले से ही मैं शेयर कर दूंगा, और जो चीज़ मैं आपको शेयर करूंगा वही आपको यूट्यूब में थंबनेल पे नजर आएगा कि आज क्या टॉपिक होने वाला। कोशिश करूंगा कि आप अपने कंसर्न को और अपने टाइम को मैनेज करते हुए, आपको क्लास करनी है नहीं करनी है, आप उसका प्रॉपर डिसीजन लीजिए। ठीक है, आपको लगता है हाँ यार ये चीज़ मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आइए, मोस्ट वेलकम। और नहीं तो आप उसी 1 घंटे में कहीं और दूसरी जगह स्टडी कीजिए, दूसरी चीज़ पढ़िए, दूसरे सब्जेक्ट को पढ़िए। आइए, मेरा जो दूसरा टॉपिक है बहुत छोटी सी टॉपिक है, बहुत यूनिक नहीं है, बहुत जनरल है, और आप सभी लोग जानते हैं। व्हाई रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। आप बोलोगे सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करना चाहते हो, क्यों रीडिंग मतलब पढ़ना जरूरी है, आप किस पॉइंट पे बात करना चाहते हो? देखो, अगर मैं जनरल बात करूं तो मैं जनरली ये है कि पढ़ने की जहाँ तक बात है, 2 इसके ब्रांचेज होते हैं। एक जनरल रीडिंग की बात करूँ तो आपको पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, आपको जो अच्छी लगे, आपको कोई ना कोई लिटरेचर पढ़ना चाहिए, साइंस से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए। ये हो गई जनरल बात। इससे क्या होगा सर? So by sitting at your home, you can visualize, you can imagine the different kind of cultures, different kind of lifestyle, and you can visualize after reading. And you will be more and more enriched in terms of information. तो ये जनरल बात है, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता, वो हमारी नहीं है। हम लोग जो है ना वो CA स्टूडेंट है, हम लोग CA स्टूडेंट है, यानी कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, हम कॉमर्स के लोग हैं, हम CMA के स्टूडेंट हैं, हम कॉमर्स वाले लोग हैं, यानी कम रस, यानी हम में रस थोड़ा कम रहता है। देखते हो ना मेरी शक्ल भी कितनी बोरिंग सी लगती है, हैं? आप कहने को कह भी सकते हो अब पाजी तुसी हंस लिया करो। ओ यार हंसे कहाँ से, इतनी सीरियस बात हो रही होती है तो हंसी निकलती नहीं। हम लोग कम रस के होते हैं, कॉमर्स के हैं ना, तो हम लोग को कहाँ इतना वक्त मिल पाता होगा कि हम बाकी की नॉवेल और चीज़ें पढ़ें। हमारी जो चीज़ें हैं वही हमसे नहीं पढ़ी जाती। खैर मेरा उस रीडिंग से मतलब नहीं था,
जनरल रीडिंग बहुत ज़रूरी है, हर लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग नॉवल पढ़ते हैं, कुछ लोग हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अलग अलग साइट पे जा करके वो आर्टिकल पढ़ते हैं। तो देखो पढ़ोगे जितना उतनी तो इन्फॉर्मेशन आएगी आएगी। मैं कुछ थोड़ा सा बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड वे में यहाँ बताना चाहता हूँ कि हम सीए स्टूडेंट के लिए रीडिंग क्यों ज़रूरी है। सर रीडिंग तो ज़रूरी है, हमें पता ही है, आप इसमें नया क्या बताओगे, हम तो रीडिंग करते ही हैं। नहीं, बहुत से बच्चे रीडिंग से बड़े कतराते हैं। उसके सामने अगर एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे दिया जाए तो वो कहेगा कि सर ये पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा, सर आप इसका फ्लो चार्ट बना दो, ओके सर आप इसके क्विक नोट्स बना दो। क्यों? क्योंकि सर इतना पढ़ने का पैसेंस नहीं है। बस यहीं पर आकर के हमारा पॉइंट बनता है कि पढ़ना क्यों जरूरी है। सर देखो ना सर 75 पेज का चैप्टर है सर, कौन रीड करेगा सर, सर इसको समअप कर दो, इसकी समरी बना दो, इसका ये कर दो, इसका वो कर दो, और आप इसे 5 पेज में कन्वर्ट कर दो। क्यों ऐसा कह रहे हो आप? सर इतना कौन पढ़ेगा सर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? सर ये देखो ना सेक्शन कितने बड़े बड़े दे रखे हैं सर, और सर देखो इन्हें पैराग्राफ कितना है सर, ये ऑडिट का पैराग्राफ सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है सर, ये टैक्स को पढ़ते पढ़ते सर उबन सी होने लगती है। मतलब आपके कई सवाल है। पढ़ना आपको पसंद है कैटेगरी 1, पसंद नहीं है कैटेगरी 2, और सर ठीक है सर पढ़ लेते हैं कैटेगरी 3। कई कैटेगरी के लोग हैं। आपको रीडिंग के मामले में भी कई लोग ऐसे मिलेंगे जो निहायत ही आलसी हैं, पढ़ना पसंद ही नहीं करते, बस वो चाहते सर रेडीमेड क्विक कोई नोट्स हमें मिल जाए, बस मजा आ जाए, झकास हो जाए, राइट? ठीक है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, आज अपन एक स्टूडेंट के एंगल से इसको सोचते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, 5 मिनट लूंगा। स्टूडेंट के एंगल से सोचते हैं। जब कोई स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, व्हेन समबडी इज डूइंग स्टडी, मतलब पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, पढ़ रहा है मतलब, तो उसकी शुरुआत होती है रीडिंग से। रीडिंग से शुरुआत होती है। मैं इफ यू आस्क समबडी व्हाट यू आर डूइंग मैन, यार आई एम डूइंग स्टडी। आई एम डूइंग स्टडी मीन्स इन हिज स्टडी रीडिंग इज इन्वॉल्व्ड। अनलेस और अनटिल यू आर स्टार्टिंग विथ रीडिंग, योर स्टडी डजंट स्टार्ट। रीडिंग के बाद आती है अंडरस्टैंडिंग। जब रीड करोगे तभी अंडरस्टैंडिंग आएगी। नहीं सर मैं तो बिना पढ़े ही अंडरस्टैंडिंग कर लेता हूं। भाई आप महान हैं, आपके चरण स्पर्श करने पड़ेंगे मुझे, कभी मुलाकात हो तो, ओके। ऐसे व्यक्तियों के चरण स्पर्श करेंगे जो बिना पढ़े ही किताब में लिखी बात समझ लेते हैं। तो हमारे यहाँ कालिदास जी थे जिनको ये वरदान प्राप्त था कि जिस पुस्तक पे वो हाथ रखेंगे उस पुस्तक का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये कालिदास का युग नहीं रहा मेरे बच्चे। तो रीडिंग 100% लोग करते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग 100% लोगों की नहीं होती। और जब अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है तो फिर आपको उसे रखना पड़ता है, रिटेन करना पड़ता है। रिटेनिंग अपने पास रिटेन करना पड़ता है, स्टोर में रखना पड़ता है, ब्रेन में, है ना, अपनी मेमोरी सेल में उसको स्टोर करना पड़ता है। और रिटेन करते हैं रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिटेनिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, रिटेनिंग, और ये चलता रहता है। सर मैं रिटेन भी करता हूँ सर, मैं भूल जाता हूँ सर, 3 दिन बाद ऐसा लगता है जैसे हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था सर ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सर पता नहीं वो कभी पढ़े भी थे कि नहीं, 3 दिन के बाद 5 दिन के बाद याद नहीं रहता। तो इसीलिए रीडिंग रेगुलर रहेगी, अंडरस्टैंडिंग बार बार होती रहेगी, तो रिटेंशन कैपेसिटी ग्रेजुअली आपकी इंक्रीज होने लगेगी। सर रिटेन करके हम करेंगे क्या? रिटेन करते रहना है तब तक जब तक एग्जाम ना आ जाए। एग्जाम तक अब आ रही है साउंड, कंफर्म करना। साउंड आ रहा है देखो। भैया साउंड कब से गया? मैं वहीं से आगे बढ़ाऊंगा, 2 मिनट का है बस, फटाफट आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूं, समझ लो, आपके काम की चीज है। बस खाली आप ये कंफर्म कर दो लास्ट वर्ड क्या बोला था जो आपने सुना था, उसके बाद साउंड की मिसिंग हो गई बता देना। चलो मैं फिर से बताता हूं। तो अगर एक हॉल में 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो 100% बच्चे पढ़ रहे हैं,
पढ़ तो 100% रहे हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि 100% समझ रहे हैं? नहीं सर, हो सकता है हम ऐसे एक एडहॉक ले लेते हैं 70% समझ रहे हैं, 100 में से 70 समझ रहे हैं, बाकी 30 को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। रिटेनिंग, सर रिटेनिंग भी हो जाती है 50%, 40% लोगों की रिटेनिंग हो जाती है, 30% लोगों को रिटेन ही नहीं होता। रिकॉलिंग, सर रिकॉलिंग अगर रिटेनिंग उसकी अच्छी है तो उसमें से सर 80% लोग तो रिकॉल कर ही लेते हैं, और रिकॉल हो गया तो ऑलमोस्ट 100% लोग एग्जाम में लिख ही लेते हैं। अब जरा परसेंटेज चेक करो तो हो क्या रहा है, 100% लोग पढ़ रहे हैं, साउंड आ रही है ना? हो क्या रहा है ये? साउंड ठीक आ रहा है? साउंड फट गया सर। अब जरा चेक करिए बच्चों। योगेश, ओके गुड। तो मैं क्या कह रहा था कि 100% बच्चे पढ़ रहे होते हैं, किसी भी हॉल में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, 100 में से 70 को समझ में आ रहा होता है। ये कोई रिसर्च डाटा नहीं है, एक स्पेकुलेटिव डाटा है, एक एस्टिमेटेड डाटा है। 100 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, हाँ जी 100 पढ़ रहे हैं, 70 को समझ में आ रहा है, तो 100 में से बच्चे रह गए 70। अब 70 में से सर 40% लोगों को सर रिटेन भी हो रहा है, तो 70 बच्चे का 40%, 28 बच्चे रह गए। अब 28, 100 बच्चे पढ़ रहे थे, 70 बच्चों को समझ में आया, 40% रिटेन कर रहे हैं तो 28 रिटेन कर लिए, 80% करीब करीब इसमें आप मान के चलो तो 22-23 बच्चे रिकॉल कर लिए, और ऑलमोस्ट 100% यानी कि 20 बच्चे के आसपास लिख के आ जाते हैं। तो देखो बच्चे पढ़ते तो 100% है, लेकिन पास होते हैं सिर्फ 20% के एवरेज में। अब आपकी कमजोर कड़ी क्या है ये आप फैसला करो। वेयर यू आर लैकिंग, आप कहां लैकिंग कर रहे हो? सर मेरी रीडिंग तो शानदार है सर। इस पूरे एग्जाम के प्रोसेस में जो बीज है, जो सीड है, वो है आपका रीडिंग। रीडिंग करना बहुत जरूरी है, रीडिंग से ही अंडरस्टैंडिंग। सर पहली बार पढ़ा सर समझ में नहीं आया, दूसरी बार पढ़ो सर, दूसरी बार में थोड़ा समझ में आया, तीसरी बार सर मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है अब तो सर मैं तो सीए छोड़ दूंगा। हाँ तो छोड़ दो ना, छोड़ दो, कुछ और कर लो। नहीं सर लेकिन सीए भी करना है, तो ये कैसी बात हुई? सीए छोड़ भी दूंगा, सीए करना भी है, ऐसे नहीं चलेगा। या तो करना है या तो नहीं करना है, डिसीजन लो। और जब करना है तो फिर जब किसी रास्ते में जाना है, किसी मंजिल तक पहुंचना है, अगर ये डिसाइड हो गया है तो फिर रास्ते ऊंचे नीचे और चुनौती भरे होंगे। फिर वहां पर ये नहीं कि यार नहीं मैं तो नहीं, तो ये मैं तो नहीं पहले कर लेते हैं, राइट? रीडिंग 100% लोग करते हैं, अंडरस्टैंडिंग रीडिंग से डेवलप होती है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और जब अंडरस्टैंडिंग आपकी होने लग गई तो समझ लो बेटा रिटेंशन पावर डेवलप हो रहा है। और जब रिटेंशन है तो रिकॉल कर भी लोगे, और रिकॉलिंग है तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर भी दोगे। और आप में अगर हर पॉइंट पर अगर आप प्रॉपर है मेरे बच्चे, यहां पर भी, 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 तो आपका रिजल्ट सीट में भी आपका नाम है, रिजल्ट सीट में भी आपका नाम है। अब आपको यह चेक करना है आपका लेकिन क्या है? सर मेरी सर समझदारी तो अच्छी है सर, समझ तो अच्छा लेता हूं सर, रिटेन नहीं हो पाता, तो इस पे काम करो, इस पे काम करो, रिटेनिंग पे। सर रिटेनिंग ठीक है सर, रिकॉल नहीं होता, तो आप रिकॉल पे काम करो। सर रिकॉल है, दिमाग में काफी इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, प्रेजेंट नहीं कर पाता, कभी कोशिश की? नहीं सर नहीं की। तो बिना कोशिश किए हुए तो आप चाहते हो कि सब कुछ सीख जाओगे? जैसे एक बच्चे ने कहा सर मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। कब से बोल रहे हो आप? सर मैं आज 5 साल से बोल रहा हूं कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। मैं जब 8th क्लास में था तो भी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, 10th में आया तो भी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, 12th भी पास कर गया तो भी नहीं है, 3 साल की ग्रेजुएशन कर गया तो भी इंग्लिश अच्छी नहीं हुई। यानी कि सर 7 साल से मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये मुझे एहसास है।
ये 7 साल से तुम्हें एहसास है कि तेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन इंग्लिश तो तेरी बचपन से ही अच्छी नहीं होगी, राइट? अब बताओ अच्छी करने के लिए तुमने क्या किया? सर कुछ भी नहीं किया। कोई प्रयास किया? नहीं सर, नहीं कोई प्रयास नहीं किया। तो तुम क्या चाहते हो, बिना प्रयास के तेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए? हाँ सर। मेरे बच्चे, इस गोले में ऐसा नहीं होता है। इस गोले का नाम है अर्थ। अर्थ में कर्म आधार, कर्म के आधार पर ही फल प्राप्त होते हैं। कर्म करोगे तो फल प्राप्त होगा। अगर आप चाहते हो बिना किसी प्रयास के सब कुछ हो जाए, तो आप जाओ देवलोक में, हेवन में, वहां पर सब कुछ होता है। इस धरती पर कर्म के अनुसार फल मिलते हैं। मनुष्य जीवन में कर्म करो, फल मिलेंगे। मेहनत करोगे, नतीजा आएगा। प्रयास करोगे, समस्याएं कम होंगी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश के लिए प्रयास करेंगे। कैसे प्रयास, वो मुद्दा अलग हो सकता है, वो हम कभी बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन तभी होंगे। इसमें से जो भी कड़ी आपकी कमजोर है मेरे बच्चों, इसमें से जो कुछ भी कमजोर लग रहा है आपको, सर मेरा तो यहाँ पर पॉइंट है, मैं सर ये मेरा वीक पॉइंट है, सर मेरा ये वीक पॉइंट है, ये जो 5 गोले का जो ये सर्किल है ना, ये साइकिल, मेरा बच्चा ये साइकिल ठीक कर ले, ये साइकिल ठीक कर ले, पास हो। पास हो, पास का मतलब मोर देन 50। अब कहां तक? अप टू 100 तक। चेकआउट, पता करो आपका आपका प्रॉब्लम क्या है, इसमें से जो है उसे ठीक करो, राइट? आज मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताना चाहता था। चलिए, होपफुली आज तो कुछ साउंड को लेकर डिस्टरबेंस रही, आई डोंट नो क्या रीजन है। अगली बार मैं चेक करूंगा, ऐसी सिचुएशन दोबारा ना आए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, बहुत अच्छी तरह से अपने परिवार का ध्यान रखें। ओके, एंड जय हिंद, बाय।